अपनी इस सीरीज़ में जो हम स्टेट पीसीएस के सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम स्टेट पीसीएस उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस सेट कवर अप कर रहे हैं। इनके एग्ज़ाम सबके 2022 के अंदर होने हैं। तो इस सीरीज़ में अभी तक हमने 9 सेट्स को कवर कर लिया है, और आज का जो हमारा सेट रहने वाला है वो रहेगा हमारा सेट नंबर 10। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए यह है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, ठीक है, कॉलोनियल इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडियन के टाइम की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। तो उस टाइम पर प्रीतिलता वाडेडर और कल्पना दत्ता, ठीक है, इन दोनों लोगों को, ये दोनों महिलाओं को याद किया जाता है किस आंदोलन के संबंध में, ये पूछा गया है इस प्रश्न के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों जो महिलाएं हैं, ये दोनों महिलाएं संबंधित हैं आपकी इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित हैं। ठीक है, ये दोनों महिलाएं मेंबर हैं इंडियन रिपब्लिक आर्मी की। ठीक है, देखिए अब बात आती है यहाँ पर इंडियन रिपब्लिक आर्मी की। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है इसकी जो मेंबर्स थी, बेसिकली फाउंडेशन रखी गई थी किसके द्वारा, एक नाम है सूर्य सेन का। ठीक है, सूर्य सेन, और साथ में अनुशीलन समिति, इन दोनों ने मिलकर, मतलब ये एक्चुअली बेसिकली फाउंडर मेंबर्स है सूर्य सेन। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की जो स्थापना की थी, ये की थी 1930 के अंदर। ठीक है, और इसका गोल था कि जो वेस्ट बंगाल है, सॉरी जो बंगाल का इलाका है, बंगाल की प्रेसिडेंसी है, उसको आज़ाद कराना किससे, ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश के रूल से आज़ाद कराना। ठीक है, बंगाल की प्रेसिडेंसी, और साथ में एक एरिया था जिसका नाम है चितगांव। ठीक है, चितगांव और बंगाल की प्रेसिडेंसीज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज से मतलब आज़ाद कराना, उसके लिए ये संगठन तैयार किया गया, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ठीक है, जिसका शुरुआत की थी सूर्य सेन ने, और उसकी ये दोनों लोग महिला जो थी ये मेंबर्स थी। अब देखिए इनमें से जो ये नाम है प्रीतिलता वाडेडर, ये चाहती थी, ये एक्चुअली बंगाल से थी। ठीक है, इनका मेन मिशन था या एम था कि जो ये बंगाल है, बंगाल को, ये बंगाल की रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थी, जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपना अहम रोल अदा किया था। ठीक है, और इन्होंने एक 15 रिवोल्यूशनरीज मतलब 15 क्रांतिकारियों का एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप ने 1932 के अंदर, ठीक है, किसने बनाया, ये है प्रीतिलता ने। तो इन्होंने ये ग्रुप बनाया 15 लोगों का, इस ग्रुप ने एक्चुअली जो यूरोपियन क्लब था बंगाल के अंदर, क्लब, उस पर अटैक किया, जिस अटैक में एक जो इनका साथी था उसकी मृत्यु हो जाती है, और 11 लोग इंजर्ड हो जाते हैं उस अटैक में। ठीक है, क्योंकि देखिए अटैक हुआ तो दोनों तरफ से हाथापाई या गोलाबारी कुछ हुई, तो उसमें ये इंसिडेंस हुआ, और ये तो थी बंगाल से। और जो ये कल्पना दत्ता है, कल्पना दत्ता जी जो थी, ये भी एक मेंबर थी किसकी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की। और इनका मेन आम था कि एम था बेसिकली, ये जो चित्तौड़गंज है, चितागांव, ठीक है, चित्तागांव, वहाँ के उस एरिया को बेसिकली आज़ाद कराना ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे से। ठीक है, और बाद में इन्होंने, जो कल्पना दत्ता है, इन्होंने सीपीआई, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो ये दोनों महिलाएं किससे संबंधित हो गई, आपकी इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। बोथ आर द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको शुरुआत किया था सूर्य सेन ने 1930 में। ठीक है, फिर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आफ्टर सप्रेशन ऑफ 1857 रिबेलियन, जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसको दबाने के बाद, मतलब अंग्रेजों ने उसे दबा दिया, सप्रेस कर दिया है ना, तो उसके बाद जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, उनको सज़ा दी गई एक्चुअली। ठीक है, तो मतलब उनको सज़ा कहाँ पर दी गई, मतलब कहाँ भेज दिया गया इस आंदोलन के दबने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है म्यांमार, या आप उसे उस टाइम का बर्मा भी कहते हैं। ठीक है, आज का म्यांमार और उस टाइम का बर्मा। ठीक है, तो जो बहादुर शाह जफर है, ये आखिरी मुगल रूलर थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक, और ये बेटे थे किसके, अकबर द्वितीय के। ही इज द सन ऑफ अकबर सेकंड, जो अकबर सेकंड है, ये अकबर द ग्रेट वो वाले नहीं है, ये अकबर सेकंड के बेटे हैं, बहादुर शाह जफर, ये आखिरी मुगल एम्परर थे। ठीक है, और इन्हें 18 इसके लिए डेट है इंपॉर्टेंट है, एक 11 मई की, 11 मई 1857 को। ठीक है, तो जो 11 मई 1857 को कई सारे सोल्जर्स ने, ठीक है, कई सारे सोल्जर्स ने मिलकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है,
और दिल्ली पर कब्जा किया और ये अनाउंस किया कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो उनके क्या हैं, लीडर हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो है वो उनके लीडर हैं। तो और इस पर कब्जा कर लिया और उन्होंने उस जो राजा है उसको नाम दिया गया शहनशाह हिंदुस्तान। मतलब जो इन सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को नाम दिया क्या, शहनशाह हिंदुस्तान के नाम से नाम दिया गया इनको। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखिए एक्चुअली ये बहादुर शाह जफर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे 1857 के उसमें, बट ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई देखिए आप जो है इसमें इन्वॉल्व है, हमें लगता है कि आप जो ये रिवॉल्यूशन हुआ है इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो उसके तहत इन्हें रंगून में जो है भेज दिया गया। जो रंगून कहाँ पर है आपका, म्यांमार बर्मा के अंदर है, वहाँ पर भेज दिया गया और वहीं पर उनको और उनकी वाइफ जो थी जीनत महल। ठीक है, इनकी वाइफ जीनत महल। ठीक है, इन दोनों लोगों को, बहादुर शाह जफर और जीनत महल को, इन दोनों को भेज दिया गया कहाँ पर, रंगून के अंदर। ठीक है, और ये भेजा गया था इन्हें 1858 के अंदर। ठीक है, और इस दिन एक्चुअली इन्होंने ये डेट थी जिस दिन सैनिकों ने अनाउंस किया कि भैया हमने दिल्ली पे कब्जा कर लिया है और हमारे नेता कौन है, बहादुर शाह जफर है। ठीक है, और वहीं पर रहते हुए बहादुर शाह जफर की जो है, जो बहादुर शाह की जफर की जो मौत हो जाती है रंगून के अंदर ही 1862 में। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है म्यांमार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब इसका माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो प्रशासन चल रहा है उस चलाया जा रहा है वो किसी राजा के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो एक सही तरीके से नहीं चल रहा है ना, तो उस चीज़ को कहते हैं माल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी इसमें क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन डलहौजी एनेक्सिस्ट। ठीक है, मतलब डलहौजी ने हड़प लिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट को इन ब्रिटिश एम्पायर। मतलब डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में शामिल किया। ठीक है, एनेक्स किया, कब्जा किया उस पर। ठीक अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये समझ लीजिए। एक होती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होती है कि जो राजा है ना, मतलब जो किसी भी एक साम्राज्य का राजा है, किंग है, ठीक, उसका कोई बेसिकली नहीं है क्या, एक कोई मेल बेटा नहीं है। मतलब जैसे कोई किंग है कोई, सपोज किंग ए मान लीजिए, कोई किंग ए है ना, तो इस किंग ए का कोई बेटा नहीं है, मतलब मेल चाइल्ड नहीं है, सिर्फ क्या है, फीमेल चाइल्ड है ना। तो डॉक्ट्राइन ने लैप्स के तहत में क्या होता है कि जिस राजा का कोई मेल चाइल्ड नहीं है उस राज्य को ब्रिटिश एम्पायर अपने अंदर ले लेती है, यह कहकर कि तुम्हारे पास कोई जो है एक उत्तराधिकारी नहीं है अच्छा, जो तुम्हारे राज्य को अच्छे से चला सके, तो उसको वो अपने अंदर, मतलब अपने ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एक्वायर कर लेती है। ठीक है, ये आता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर। एक वर्ड आता है आपका एनेक्सेशन। ठीक है, एनेक्सेशन जो क्वेश्चन में लिखा हुआ ए होगा यहाँ पर, ठीक है, ई नहीं है, एनेक्सेशन। एनेक्सेशन ये भी एक तरीके का हड़पना ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये तब किया जाता है कि भाई कोई राज्य है, मतलब उसका जो राजा है या नवाब है ना, तो वो जो है प्रॉपरली उस राज्य को चला नहीं पा रहा है, मतलब अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, मतलब राजा की कोई सुनता नहीं है, मंत्री अपनी चला रहे हैं, व्यापारी अपनी चला रहे हैं, और जो लोग हैं वो सब अपना अपना चला रहे हैं, किंग की कोई बात ही नहीं मान रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं तो उसमें ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं कि भाई आप राज्य चलाने के लायक नहीं है, इसलिए हम आपके राज्य को हड़प रहे हैं, मतलब उसको एक्वायर कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं और अब हम राज्य चलाएंगे, आप बैठो चुपचाप से, अब हम आपकी जगह राज चलाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है बेसिकली। इसमें बच्चे नहीं होते हैं, अगर जो मेल बच्चा ना हो राजा का तो उस राज्य को हड़प लिया जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। और जो राज्य या जो प्रदेश है या प्रांत है उसका राजा अगर जो सक्षम नहीं है राज्य चलाने के, तो उसका राज्य जो है हड़प लिया जाता है किसके अंदर, एनेक्सेशन कर लिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो माल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब राज्य सही से नहीं चल रहा है, तो डलहौजी ने एनेक्स किया, कब्जा किया किस पर, किस स्टेट ऑफ को ब्रिटिश एम्पायर में अंदर लिया। ठीक है, अब देखिए वो था आपका अवध। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अवध। अवध का जो नवाब था, ठीक है, वाजिद अली शाह, ठीक है, नवाब ऑफ अवध जो था वाजिद अली शाह,
उसको कहा गया कि भाई तुम आप इनसफिशिएंट रूलर हो, मतलब इनएफिशिएंट रूलर हो, मतलब आपके अंदर रूल करने की काबिलियत नहीं है, इसलिए हम आपको, आप जो है हमारी सब अलायंस जो स्वीकार करो और आप हमारे अंडर रहो, हम राज चलाएंगे अब, ठीक है। तो इस तरीके से मिस गवर्नमेंट, मतलब जो मिस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो डलहौजी ने जो है अवध को एनेक्स किया, कब? 1856 के अंदर, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, ये जो अवध में 1856 के अंदर जब ये एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अवध को, इसी ये भी एक मेन कारण था कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसके पनपने का और फैलने का, जो अवध के, देखिए ये जो अवध जो प्रांत था आपका, जो लखनऊ वाला पूरा इलाका है आपका, अवध वाला जो इलाका है आज का फैजाबाद वाला, ये पूरा इलाका ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैला। ये इसका फैलने का भी एक ये कारण भी एक मेन रीज़न था उस टाइम पर, ठीक है। उस टाइम पर जो नवाब था वाजिद अली शाह था, ठीक है। जो बाकी नाम है सतारा, झांसी और नागपुर, इनको ब्रिटिश एम्पायर ने अपने अंदर लिया थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। ये कहा गया कि आपके पास जो है एक वारिस नहीं है, दत्तक पुत्र ने वारिस नहीं है बेसिकली, जो आपके राज्य को चलाए, इसलिए हम आपके एरिया को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अवध। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एम्पायर ऑफ इंडिया वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश इन 1849? 1849 के अंदर कौन से एरिया को बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर किया आफ्टर द डिकेड ऑफ सक्सेसफुल वॉर? मतलब सक्सेसफुल वॉर्स के बाद जो है, कई सारी वॉर्स हुई, उसके बाद जो उस एरिया को कैप्चर कर लिया गया। किस एम्पायर को? बेसिकली वो एम्पायर था आपका सिख एम्पायर को, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर ने कैप्चर किया सिख एम्पायर को 1849 के अंदर, ठीक है। इसमें ये कब हुआ एक्चुअली? ये सरेंडर हुआ था, सरेंडर किया था किसने? सरेंडर हुआ था शेर शाह का। शेर शाह, जो शेर शाह सूरी थे, उन्होंने सरेंडर किया। शेर शाह सूरी प्लस जो सिख आर्मी थी, इन दोनों ने, सिख आर्मी ने, ठीक है, इन दोनों ने सरेंडर किया 1849 के अंदर। और इसके सरेंडर के साथ ही किसका अंत हुआ? जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर चल रही थी, एंग्लो सिख वॉर, उसका अंत हो जाता है इन दोनों के सरेंडर होने के बाद, ठीक है। अब जब ये सिख जो है ये हारते हैं और ब्रिटिश जो है कब्जा करती है कहाँ पर? सिखों के, देखिए यहाँ पर सिख हार गए, शेर शाह सूरी हार गया, सरेंडर कर दिया। उसके बाद जो ब्रिटिश है उसने कब्जा किया किस पर? पूरे पंजाब प्रांत पर, जो पंजाब का इलाका है उस पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो सिख एम्पायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर नाम आया एंग्लो सिख वॉर, तो एक तो सिख वॉर आपकी हुई थी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुई थी वो 1845 से 46 के बीच में हुई थी, ठीक है। और ये खत्म हुई थी विद ट्रीटी, इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ भैरो वॉल, भैरो वॉल की ट्रीटी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ भैरो वॉल जो कि दिसंबर 1846 के अंदर साइन की गई, उसके साथ में ये ट्रीटी खत्म हुई। फर्स्ट वॉर ऑफ एंग्लो सिख वॉर जो है खत्म हुई थी, ठीक है। फिर जो सेकेंड वॉर एंग्लो सिख वॉर हुई, ये खत्म हुई थी आपकी 1849 में, और ये हुई थी 1848 से शुरू हुई और 49, मतलब एक साल के लगभग ये चली थी, जिसमें सिख आर्मी ने सरेंडर कर दिया था पूरी तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं। पंजाब का जब एनेक्सेशन किया गया ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, ठीक, तो उससे पहले कुछ और ट्रीटीज हुई, जैसे आपका एक हुई बैटल हुई, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैटल ऑफ रामनगर, रामनगर की एक बैटल हुई थी। ये कब हुई? जिसको लीड किया था, बेसिकली लीड किया था हुग गॉड ने इसको लीड किया था, ठीक है। और एक बैटल ऑफ चांदीवाला हुई थी। बैटल ऑफ चांदीवाला आपकी कब हुई? 1849 के अंदर बैटल ऑफ चांदीवाला। बैटल ऑफ गुजरात हुई थी 21 नवंबर, नहीं सॉरी, हाँ 21 फरवरी को बैटल ऑफ चांदीवाला, नहीं सॉरी, बैटल ऑफ गुजरात हुई थी, नॉट चांदीवाला। चांदीवाला तो हो गया आपका यहाँ पर 49 के अंदर। बैटल ऑफ गुजरात देखने को मिली थी 1849 के अंदर 21 फरवरी में, ठीक है। और अगर जो हम यहाँ पर बात करें अवध एम्पायर की, अवध भी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी कि अवध एम्पायर को एनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, कब? 1856 के अंदर, ठीक है। ऑन द टर्म ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उसको हड़प कर लिया गया था, ठीक है। नो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं, इसको एनेक्स किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो आपका हड़प, दोनों एक दूसरे के समकक्ष ही हैं, बट एग्जैक्ट वर्ड जो बात करें तो एनेक्स किया गया था, इसको कब्जा किया गया था अवध को, ठीक है, ओके।
और यहाँ पर जो मैसूर एम्पायर है, मैसूर एम्पायर में जब वो टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, टीपू सुल्तान की जो मृत्यु होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है, ये कहाँ पर हुई थी, श्रीरंगपट्टनम के अंदर ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है पूरा मैसूर एम्पायर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। और मराठा एम्पायर जो है 1818 के अंदर, जून का महीना था, 1818 जून में पेशवा ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। पेशवा बाजीराव थे वहाँ पे, पेशवा जो थे उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष, ठीक है। तो उसके बाद फिर मराठा एम्पायर भी कहाँ पर शामिल हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिख एम्पायर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज द शॉर्ट डांस, शॉर्ट मतलब तलवार के साथ डांस किया जाता है, विच डिपिक्ट्स द मार्शल आर्ट ट्रेडिशन ऑफ द कुमानी ट्राइब, ठीक है। कुमानी ट्राइब जो है वहाँ पर एक डांस फॉर्म होता है, तलवार के साथ किया जाता है, वो कौन सा डांस फॉर्म है, वो डांस फॉर्म है चोला डांस फॉर्म, ठीक है। चोला डांस फॉर्म जो है ये एक तलवार के साथ किया जाने वाला डांस फॉर्म है, जिसके अंदर मार्शल आर्ट्स का जो ट्रेडिशन है वो शो होता है कुमाऊं ट्राइब के अंदर, ठीक है। और ये बेसिकली एक बहुत पुराना डांस फॉर्म है, हज़ारों साल पुराना चलता आ रहा है। और ये कहाँ पर होता है, बेसिकली जो राजपूत वेडिंग्स होती हैं, राजपूत जो ट्राइब्स होती हैं, राजपूत ट्राइब्स के अंदर ये जो शादियाँ होती हैं, वेडिंग्स, उस टाइम पर ये चोला डांस जो है परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। जिसके अंदर आपका शॉर्ट तलवार होती है, शील्ड होती है, जो ब्रास जो मटेरियल है उससे बना होता है, ठीक है, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर एक नाम है भूतिया डांस, ठीक है। जो ये भूतिया डांस, ये भूतिया में ओ होगा है ना, भूतिया डांस जो है ये एक्चुअली एक काफ़ी पुराना ट्राइबल डांस है, बेसिकली ये ट्राइबल डांस है, ट्राइबल डांस फॉर्म है, ये किया जाता है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर किया जाता है, बेसिकली ये एक्चुअली लिंक्ड है कि आत्माओं के साथ, मतलब जो डेथ होती है, तो जब किसी की मृत्यु होती है उसके साथ में मतलब कुछ एक डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले, ठीक है। तो इस तरीके का एक भूतिया डांस फॉर्म है ये, उत्तराखंड के अंदर ट्राइबल एरियाज में किया जाता है, ठीक है। और ये पांडव नृत्य है, नृत्य पांडव नृत्य जो है ये बेसिकली 5 हीरोज ऑफ हिंदू माइथोलॉजिकल्स को शो ऑफ करता है। मतलब जो 5 पांडव हैं, पांच पंच पांडव जिन्हें महाभारत में हम जानते हैं ना, 5 पांडव, तो उनके बारे में एक डिपिक्शन मतलब बताता है, स्टोरी टेलर की तरीके से काम करता है कि महाभारत में ये 5 पांडव हुआ करते थे, इनके बारे में जो भी उनके इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, उन इवेंट्स को एज अ डांस फॉर्म में ये कवर अप करता है, ठीक है। और फिर एक है झोरा डांस बेसिकली ये क्या है, ये सेलिब्रेशन होता है बाय द लोकल पीपल्स अराउंड, मतलब एक लोग जो गोल गोल घूमते हैं ना, जैसे आपका बिहू डांस होता है सर्कुलर फॉर्मेट में होता है, आपका गरबा होता है तो उसको आप सर्कुलर फॉर्मेट में डांस करते हैं, मतलब इस तरीके से गोल गोल घूमते हुए डांस करते हैं, तो उसी तरीके का झोरा डांस है, गोल गोल घूम कर लोकली लोग करते हैं। और ये कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है का जो कुमाऊँ का इलाका है, कुमाऊँ जो उत्तराखंड के अंदर कुमाऊँ हिमालयंस का इलाका है, वहाँ पर जो लोकल पीपल्स हैं, विलेज के लोग हैं, ये डांस परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द जो लोकल फेयर्स होते हैं, लोकली मेले होते हैं या कोई त्यौहार है या फिर शादी वगैरह है, उस टाइम पर ये सब डांस फॉर्म जो है परफॉर्म किए जाते हैं, झोरा डांस फॉर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था चोला डांस, जिसमें मार्शल आर्ट की आपको झलक देखने को मिलती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती देवी सेटअप देश सेवक संगठन, मालती देवी ने एक संगठन का स्थापना की जिसका नाम था देश सेवक संगठन, और ये संगठन किस आंदोलन के तहत, मतलब किस आंदोलन के दौरान ये बनाया गया, ये बनाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसके साथ में, ठीक है। अब इस आंदोलन के दौरान जो वुमेन्स का एक एसोसिएशन था, मतलब एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट तो चल ही रहा था, साथ में एक ये संगठन बना देश सेवक आंदोलन संगठन बेसिकली, ठीक है, देश सेवक संगठन। इसके अंदर जो लीडर थी वो तो थी मालती देवी, ठीक है, और इनके साथ में कुछ और महिलाएं थी जिनका नाम था जैसे कि विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी, ये कुछ और में इम्पोर्टेंट लेडीज़ के नाम हैं जो इस संगठन के साथ में जुड़ी हुई थी, ठीक है। और ये जो संगठन है बेसिकली ये था कहाँ पर,
ये था आपका उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। ये तो ऑल इंडिया लेवल पे चल ही रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, बट ये आपका उत्तराखंड में था। 1942 के अंदर ये आंदोलन आपका आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके अंदर स्ट्राइक की गई थी, ठीक है। तो उसी दौरान ये आपका संगठन बना था मालती देवी के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है युगविनी। युगविनी मैगजीन जो है एक मैगजीन थी बेसिकली, युगविनी मैगजीन, ये स्टार्ट हुई थी किस साल में, ये पूछा गया है। तो ये शुरू हुई थी 1947 के अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1947 में ये शुरू हुई थी। और इसको शुरू हुआ कि डेट भी इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1947 को ही जिस दिन आज़ादी मिली उसी दिन ये मैगजीन युगविनी न्यूज़पेपर जो थी बेसिकली मैगजीन जो है ये शुरू की गई थी, ठीक है। और ये कहाँ शुरू हुई थी, टिहरी में, जो उत्तराखंड का टिहरी इलाका है वहाँ पर ये शुरू की गई थी, ठीक है। बेसिकली शुरुआत में ये वीकली मैगजीन थी, और इसे शुरू करने वाले जो 2-3 लोग थे, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे इस पर्टिकुलर मैगजीन के, उनके नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो थे प्रोफेसर भगवती प्रसाद, ठीक है। और दूसरे भगवती प्रसाद, फिर आचार्य गोपेश्वर कोठियाल, ठीक है। और तेजराम भट्ट, ठीक है। ये 3 नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो इस न्यूज़पेपर को शुरू करने वाले लोगों में से हैं, ठीक है। और इस न्यूज़पेपर में कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जो है हाईलाइट किया, जैसे कि आपका चिपको मूवमेंट था, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, लिक्वर प्रोहिबिशन ऑफ उत्तराखंड, है ना। तो ये सब कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है इस मैगजीन ने कवर अप किया था, जिसको हाईलाइट किया गया ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए 1947। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर कुमाऊं रीजन वॉज ज्वाइंड विद ईस्टर्न हाफ ऑफ द गढ़वाल रीजन। जो कुमाऊं रीजन था वो गढ़वाल रीजन के साथ में एड ऑन हुआ, ज्वाइन हुआ विद द एज अ कमिश्नरशिप में ऑन द नॉन रेगुलेशन सिस्टम के तहत, ठीक है। तो ये किस साल में हुआ था, ये हुआ था 1815 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1815, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेडेड गढ़वाल 7 टाइम्स। गढ़वाल को किसने 7 बार कब्जा किया, मतलब आक्रमण किया, है ना। तो ये किया था लक्ष्मी चंद ने, ठीक है। गढ़वाल को लक्ष्मी चंद ने अटैक किया था गढ़वाल पे 7 बार, ठीक है। और हर बार गढ़वाल का किंग जो थे मान सिंह, उसको हराया था लक्ष्मी चंद ने, ठीक है। ये गढ़वाल के जो किंग थे कौन थे, मान सिंह 7 बार उसने लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर हमला किया, और 7 बार उसने लक्ष्मी चंद ने हमला किया और मान सिंह को 7 बार हराया था, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मान सिंह ये नाम लिखा हुआ है, मान सिंह जो किंग थे वहाँ के उस टाइम पर, ठीक है। और जो रुद्रचंद थे, रुद्रचंद नाम लिखा हुआ है, जो रुद्रचंद जो है चंद्र डायनेस्टी के एक राजा थे चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो चंपावत एरिया है बेसिकली उत्तराखंड का, तो वहाँ पर जो चंद्र डायनेस्टी थी वहाँ के ये राजा थे, गढ़वाल किंग थे। गढ़वाल किंग के द्वारा ये हार गए थे, ठीक है, बाद में। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच विलेज ऑफ उत्तराखंड बैटल ऑफ खुरबुरा फॉर्ट। ये जो लड़ाई है खुरबुरा की, ये कहाँ पर देखने को मिली, किस गांव में देखने को मिली। बेसिकली गांव की बात करें या किस एरिया में, बेसिकली ये था आपका देहरादून के अंदर ये बैटल हुई थी खुरबुरा, ठीक है। बैटल ऑफ खुरबुरा आपको देखने को मिली, और ये हुई थी कब, बैटल ऑफ खुरबुरा हुई थी आपकी मई का महीना था 1804 के अंदर, ठीक है। 1804 के अंदर ये आज का जो देहरादून है ये उस टाइम पर कोई ये गाँव हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई लगभग 13 दिन तक चली थी, 13 डे वॉर थी ये, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देहरादून। और देहरादून जो है आज की जो है उत्तराखंड की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल है आपकी उत्तराखंड की। तो ये थे आपके जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आई थिंक 10th है ये वाला उत्तराखंड का, उत्तराखंड का नहीं मतलब ऑल द स्टेट PCSS का, जिसमें हमने कुछ उत्तराखंड के स्पेसिफिक क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी आए आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।